नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 11 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। ओवैसी ने लगाए आरोप, आईआईटी छात्रों को प्रधानमंत्री के सामने सिर झुकाने को कहा गया। तमिलनाडु एमपी परिसीमन के खिलाफ एकजुट, डीएमके एआईएडीएमके ने सर्वदलीय बैठक से बनाई दूरी। झारखंड छात्र आंदोलन जारी, सरकार ने फिर से बातचीत का किया ऐलान। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 6 शर्तें, होर्मुज को लेकर कड़े रुख का संकेत। जेडी वांस का बड़ा बयान, ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कोई शुल्क नहीं लेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ओवैसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि छात्रों को प्रधानमंत्री से मिलते समय गर्दन झुकाकर रखने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वैदिक मंत्रों के दौरान सभी छात्रों को खड़े होने के लिए कहा गया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात करता है और ऐसी चीजें इसके विपरीत हैं। तमिलनाडु में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में करीब 21 सांसद शामिल हुए। सांसदों ने मांग की कि लोकसभा की कुल सीटें 543 पर ही बनी रहें और तमिलनाडु की 39 सीटें बरकरार रहें। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि यह मुद्दा पार्टी की राजनीति से ऊपर है और राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। नेताओं का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को परिसीमन के जरिए राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने सभी दलों से एकजुट होने की अपील की। हालांकि डीएमके, एआईएडीएमके, पीएमके और डीएमडीके बैठक से दूर रहे। कांग्रेस सांसदों ने उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि परिसीमन लागू होने पर संसद में तमिलनाडु की आवाज और प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। नेताओं ने साफ कहा कि राज्य की सीटों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। हेमंत सोरेन सरकार ने शनिवार को एनएसयूआई, झारखंड छात्र मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ समेत कई संगठनों से बातचीत की। 5 दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध नहीं टूटा। अब सरकार ने रविवार दोपहर 12 बजे छात्रों के साथ छठे दौर की बातचीत का फैसला किया है। हालांकि जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने इसे राजनीतिक चाल बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है। छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करना, संदिग्ध परीक्षाओं की सीआईडी जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च करेंगे। इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एबीवीपी ने 11 अगस्त को अलग विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 मांगे रखी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बकर सोलगात्र ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने तक जलडमरू मध्य नहीं खुलेगा। इनमें प्रतिबंधों में ढील, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, अमेरिकी धमकियां रोकना और जब्त ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना शामिल है। यह बयान ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत के बीच आया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन समझौते का मतलब होर्मुज का तुरंत खुलना नहीं है। वहीं अमेरिका को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जल्द समझौता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होने पर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर कोई ट्रांजिट शुल्क नहीं लगाने का भरोसा दिया है। हालांकि अमेरिका भी ईरान के बयानों की बजाय उसके कदमों पर नजर रख रहा है। वैंस के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि खाड़ी से तेल और गैस की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर पर लौटे। बातचीत में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और कथित बारूदी सुरंगों को हटाने पर भी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जताई है। वहीं वांस ने कहा कि प्रगति हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दे अभी बाकी हैं। यूपीआई शुल्क को लेकर वित्त मंत्रालय ने बड़ी सफाई दी है। आम लोगों को यूपीआई से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान भी पूरी तरह मुफ्त रहेगा। हालांकि भविष्य में बड़े कारोबारियों के लिए एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक यह शुल्क केवल तय सीमा से ऊपर के कुछ कारोबारी लेन देन पर होगा।
छोटे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों पर इसका असर पड़ने की संभावना कम है। यह सफाई टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 के बाद आई है। बिल में बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को यूपीआई और रुपए भुगतान पर शुल्क लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि यूपीआई का बढ़ता इस्तेमाल एक टिकाऊ वित्तीय मॉडल की मांग करता है। हालांकि एमडीआर की सीमा और दर अभी तय नहीं हुई है। बिहार के सहरसा जिले में सरडीहा गांव में सत्यनारायण की पूजा के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। सहरसा के सिविल सर्जन राज नारायण प्रसाद ने बताया कि लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार हो गया। उनके इलाज के लिए सब डिवीजन अस्पताल के प्रभारी डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ पहुंचे। लोगों का इलाज हो रहा है और एक दो बच्चों को ज्यादा परेशानी हुई है तो उन्हें सदर अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग घरों के लोग बीमार पड़े हैं तो पूरी गिनती नहीं हो पा रही, लेकिन 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। वहीं स्थानीय खबरों के मुताबिक पूजा का प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। हालांकि सिविल सर्जन ने फिलहाल इस घटना के पीछे फूड पॉइजनिंग की पुष्टि नहीं की है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% तक समान बढ़ोतरी की बात कही गई है। शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद अकाली दल ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को बिना देरी लागू करने की मांग की। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं महिलाओं की समानता और अधिकारों की वकालत करती हैं। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी पहले ही अपने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर उदाहरण पेश कर चुकी है। अकाली दल ने निष्पक्ष और संतुलित परिसीमन की मांग भी की। पार्टी का कहना है कि परिसीमन ऐसा होना चाहिए जिससे सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। गौरतलब है कि सुखबीर बादल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पार्टी का यह रुख पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान गबन और चोरी के आरोपों की जांच तेज हो गई है। पुलिस और एसआईटी ने मामले के कई अहम पहलुओं की जांच पूरी कर ली है। अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक कानून के तहत जांच 90 दिनों में पूरी करनी है। सितंबर के अंत तक अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसआईटी अलग से समानांतर जांच नहीं कर रही है, वह पुलिस जांच में उच्च स्तरीय सलाहकार की भूमिका निभा रही है। 4 सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता आईजीपी किरण एस कर रहे हैं। उन्हें सीबीआई में 5 साल का अनुभव है। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर एसआईटी बनी थी। बाद में कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था। एफआईआर के तहत अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ के बाद नए तथ्यों और सबूतों का दस्तावेजीकरण जारी है। वहीं बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को प्रयागराज में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया। केपी ग्राउंड में सीवर का पानी और कीचड़ की चुनौती के बावजूद हजारों छात्र और प्रतियोगी युवा पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में 3D फॉर्मूला बताया। उन्होंने इसे दर्द, डेटा और दौलत बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से युवा तनाव में हैं। उन्होंने डिग्रियों की घटती उपयोगिता पर भी सवाल उठाया। राहुल ने 40 करोड़ युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल देश की आर्थिक ताकत बन सकता है। वहीं दौलत के मुद्दे पर उन्होंने संसाधनों और रोजगार के असमान वितरण पर सवाल उठाए। छात्रों ने हॉस्टल की बदहाली, परीक्षा में धांधली और बार बार रद्द होती परीक्षाओं की समस्याएं उठाई। कार्यक्रम से पहले अनुमति और सीवर के पानी को लेकर विवाद भी बना हुआ था। हालांकि बाद में अनुमति दे दी गई। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के दौरान अपने इस्तीफे पर पहली बार खुलकर बात की। संबलपुर में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान जेएनजी को गुमराह किया गया और वह इसका शिकार बने। प्रधान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों की चिंताओं को स्वीकार करने की अपील की थी। उनके मुताबिक मोदी ने सहमति जताई और बाद में खुद इस मुद्दे पर युवाओं से बात की। बता दें कि नीट विवाद के बीच प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच सीबीआई को सौंपी और दोबारा परीक्षा कराई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 10 वर्षों में करीब 20 करोड़ युवा भारत की दिशा तय करेंगे। वहीं बीजेडी नेता रोहित पुजारी ने प्रधान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन से निपटने के तरीके और पुलिस कार्रवाई के कारण धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना हुई और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
भारतीय वायुसेना के 44 वर्षीय विंग कमांडर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के कथित हनी ट्रैप में फंसकर संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और 30 जुलाई को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोप है कि अधिकारी सोशल मीडिया पर एक महिला के संपर्क में आए। महिला ने कथित तौर पर उनका भरोसा जीतकर सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी। अधिकारी पर रक्षा दस्तावेज और रणनीतिक जानकारी लीक करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक साथी के मोबाइल में डेटा चुराने वाला रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था। आईएएफ ने कहा कि अधिकारी निगरानी में थे और ऐसे मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। फिलहाल अधिकारी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। मामले की जांच जारी है। इससे पहले 2018 में भी एक आईएएफ अधिकारी हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की गंभीर तबीयत की खबरों के बीच सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी ने शनिवार को उनका एक बिना तारीख वाला वीडियो जारी किया। वीडियो में मुश्तबा कुछ लोगों के साथ बैठे और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो कब शूट हुआ यह साफ नहीं है। सत्य हिंदी भी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इससे पहले ईरान वायर और कुछ इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स में मुश्तबा की हालत बेहद गंभीर होने का दावा किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में उनके पिता अली खामेनी की मौत के बाद मुश्तबा सुप्रीम लीडर बने थे। बताया गया कि मुश्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे और तब से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जारी वीडियो को पुराना बताया है। कुछ दावों के मुताबिक यह वीडियो मार्च में भी सामने आया था। फिलहाल वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.